प्रकाश के परावर्तन की घटना के पश्चात हम आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के क्या नियम होते हैं और अपवर्तन कौन करेगा, इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे। परावर्तन को पढ़ा है, ठीक उससे ही मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन घटना में बहुत फर्क है। परावर्तन के अंदर प्रकाश की किरण अपारदर्शी धरातल से टकराती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट आती है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर 2 है, यहाँ प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों की जो पृथककारी तल है वहां से जब टकराएगा तब यहाँ पर किरण वापस नहीं लौटेगी, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश क्यों कर रही है? क्योंकि जो दूसरा माध्यम है वो अपारदर्शी नहीं है। कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ पर पारदर्शी माध्यम के अंदर हम किसको लेते हैं? निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? जहां हवा भी नहीं होती है, सबसे विरल माध्यम होता है। इसके अलावा पारदर्शी माध्यम में कौन आता है? वायु। कौन आता है? वायु। इसी प्रकार से पारदर्शी माध्यम में कौन आता है? पानी। इसी प्रकार से पारदर्शी माध्यम में कौन आता है? कांच। ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। क्यों विचलित होती है? क्योंकि प्रकाश की किरण का अलग अलग माध्यम के अंदर वेग अलग अलग होता है। वायु के अंदर प्रकाश की किरण का वेग अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, पानी में अलग होगा और कांच में अलग होगा। तो वेग बदल जाने के कारण किरण का विचलन हो जाएगा। यहां माध्यम, जब हम इनकी बात करते हैं, इनमें से एक दूसरे के जब सापेक्ष माध्यमों की बात करें तो इनमें एक माध्यम विरल होगा, दूसरा कैसा होगा? सघन होगा। विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसके अंदर पदार्थ के कण नजदीक नहीं दूर दूर होते हैं, जहां प्रकाश किरण आराम से चलती है, वो विरल माध्यम कहलाएगा। लेकिन वह माध्यम जिसके अंदर पदार्थ के कण नजदीक होते हैं तो वहां पर प्रकाश की किरण को चलने में क्या होगी? परेशानी होगी। उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसका वेग बदल जाता है, और वेग बदल जाने के कारण उसका जो मूल पथ है वो क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्या मान लेते हैं कि हम एक कंडीशन लेते हैं, पहला माध्यम क्या ले लेते हैं? विरल। क्या ले लिया? और दूसरा माध्यम कैसा ले लिया? सघन। सघन का मतलब जिसके अंदर प्रकाश पदार्थ के कण क्या है? नजदीक है। और विरल में क्या है? पदार्थ के कण दूर दूर है। और हमने एक कंडीशन और ले ली जहां पर माध्यम नंबर 1 हमने क्या ले लिया? सघन। और माध्यम नंबर 2 में हमने क्या ले लिया? विरल। तो पहली कंडीशन के अंदर हम विरल से सघन में प्रवेश कराएंगे और दूसरी कंडीशन में सघन से विरल में प्रवेश कराएंगे। मान लेते हैं कि ये जो पृथककारी तल है इसका ये अभिलंब है, यहां पर भी मैं ये अभिलंब ले लेता हूं। अब ध्यान दें, आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। क्या कहलाती है? तो ये किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका मूल पथ तो यह है। मूल पथ का मतलब यदि सीधी गुजरे, माध्यम चेंज नहीं होता, तब तो ये इस दिशा में सीधी चलती। लेकिन यह माध्यम बदल चुका है, माध्यम बदल चुका है, तो यहाँ पर मूल पथ से विचलित हो जाएगी और यहाँ पर किरण कुछ इस प्रकार से विचलित होकर के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सघन से जब विरल में जाएगी, मान लेते हैं कि प्रकाश की आपतित किरण है, इसका मूल पथ तो यह है। यदि माध्यम चेंज नहीं होता तो ये इस प्रकार से आगे जाती, लेकिन जैसे माध्यम चेंज हुआ इसमें विचलन हो गया, इस प्रकार से जाएगी। अब आप जरा विचार करें, यहां अभिलंब के साथ आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण क्या है? R। यहां पर भी आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण क्या है? R। जरा आप देखिएगा
इस पहली कंडीशन के अंदर आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या है? छोटा। क्या है? और यहां इस कंडीशन में आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या है? बड़ा। यहां किरण अभिलंब की तरफ झुक रही है, अभिलंब की तरफ विचलित हो रही है, यहां किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो याद रखें, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जब जाती है तो किरण का वेग कम हो जाएगा, और वेग कम हो जाने के कारण ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। समझ गए ना? प्रश्न आता है, कांच की स्लैब के अंदर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाओ। मान लेते हैं ये कांच की स्लैब है, ठीक है ना। अब यहां पर इस बिंदु पर मैं प्रकाश की किरण को डाल रहा हूं। ये कौन सी किरण है आने वाली? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण है। ये अभिलंब के इस बिंदु पर ये गिरी, गिरते ही अब जरा आप देखिएगा, मान लेते हैं ये वायु से आ रही है, वायु माध्यम नंबर 1, कांच माध्यम नंबर 2। सोचिएगा यहां पर विरल से सघन में आई है तो किरण का विचलन किधर होगा? मूल पथ तो ये रहा, इसका विचलन किधर की तरफ होगा? अभिलंब की तरफ होगा या अभिलंब से दूर होगा? अभिलंब की तरफ होगा। वेग कम हो जाने के कारण ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। समझ गए ना? लेकिन जैसे स्लेब खत्म हो गई, वापस क्या आ गई? वापस क्या आ गई? वायु। अब इस बिंदु के अंदर मैं मान लेता हूं ये अभिलंब है। अब इस बिंदु पर आप बात करोगे तब यहां किरण सघन से वापस किसमें जा रही है? विरल के अंदर सघन से वापस किसमें जा रही है? ये इसका मूल पथ है, लेकिन जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो किरण का विचलन हो जाएगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। समझ गए ना आप? अब यदि मैं इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाऊं और इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये दोनों आपस में समांतर होगी। ये क्या होगी? आपस में समांतर होगी। समझ गए? तो यहां पर विचलन हुआ अभिलंब की तरफ और यहां विचलन हुआ अभिलंब से दूर। इस बिंदु के लिए आपतित किरण है और ये कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। और इस बिंदु के लिए ये क्या है? आपतित किरण, और ये क्या है? अपवर्तित किरण। समझ गए ना? अब आ जाते हैं आगे अपवर्तन के नियम। क्या आते हैं? अपवर्तन के नियम। हमने परावर्तन के 3 नियम पढ़े थे, याद करो। पहला क्या बताया? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तल बिंदु समान होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा? आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बना परावर्तन कोण बराबर होता है। और तीसरा क्या पढ़ा? यदि किरण अभिलंबवत आए तो अभिलंबवत ही वापस लौट जाती है। बताए थे ना? ठीक ऐसे यहाँ अपवर्तन के भी 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3। पहला नियम वही नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल बिंदु क्या है? समान। हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार पॉइंट लगाता हूं इसको मैं, और इस दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का अपवर्तन नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का अपवर्तन नियम। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्नेल का अपवर्तन नियम। यहां पर ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, ध्यान से समझना। परावर्तन किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यहां बराबर नहीं है, आप खुद देख रहे हो। आपतन कोण से यहां अपवर्तन कोण क्या हुआ? छोटा। यहां आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या हुआ? बड़ा। तो बराबर तो है नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि किरण विचलित हो रही, या तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर हट रही है, तो बराबर तो होने का सवाल ही है नहीं। तो यहां पर इसको हमने स्नेल का नियम कहा है, और इसमें लिखेंगे क्या कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आई, ध्यान दें, जिसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आई का ज्यामान, यानी आपतन कोण का ज्यामान साइन आई बटे अपवर्तन कोण
जिसको हमने आज से लिखा है अपवर्तन कोण का ज्यामान यानी साइन आर हमेशा उन्हीं माध्यमों के लिए नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। समझ गए ना? यहां पर यह वाला जो कोण है आपतन कोण का ज्यामान और अपवर्तन कोण की ज्यामान, इन दोनों का जो अनुपात है, यदि माध्यम वही रखे जाएं तो उन दोनों माध्यमों के लिए किसी भी कंडीशन के लिए ये जो अनुपात है ये हमेशा क्या किस में आता है? नियत आता है, स्थिर आता है, बशर्ते इस कोण को हम 0 डिग्री से बड़ा लेवे और 90 डिग्री से हम क्या लेवे? छोटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण को आपको 0 डिग्री से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से छोटा लेना है, तभी ये वाला नियम लागू होता है। समझ गए ना? अब यहां इसी नियतांक से एक वर्ड निकलता है अपवर्तनांक। क्या निकलता है? अपवर्तनांक। समझे अपवर्तनांक क्या है? प्रश्न आता है अपवर्तनांक क्या है? यहां माध्यम दो है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम यहां पर अपवर्तनांक किसका ज्ञात करेंगे? यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? पहले माध्यम का करना है तो किरण का दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग बटे पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहां पर ये जो अपवर्तनांक प्राप्त होगा ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसका प्राप्त होगा? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसका ज्ञात होगा? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को लिखना होगा, यानी माध्यम नंबर 1 ऊपर आएगा और माध्यम नंबर 2 नीचे आएगा, ठीक है ना? मान लेते हैं यहां पर कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना? कांच का। तो पहला माध्यम कौन हुआ? वायु। दूसरा माध्यम कौन हुआ? कांच। तो यदि यहां पर इस कांच की सिलिका का मान लेते हैं कि आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो यहां पर इसका जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा वायु में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। समझ गए ना मेरी बात को? दूसरा माध्यम कौन है? कांच है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष हमने दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया है, तो पहला माध्यम ऊपर आ गया, दूसरा माध्यम कहां आया? नीचे। यहां अपवर्तनांक को हम म्यू से लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू, ठीक है ना? तो हम यहां पर यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहें कि जल का कितना अपवर्तनांक है, केरोसिन का क्या है, बेंजीन का क्या है, या फिर कह दे कांच का क्या है, हीरे का क्या है, अलग अलग माध्यमों का यदि अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तब हमें उस प्रकाश की किरण को निर्वात से भेजनी होती या वायु से भेजनी होती है। समझ रहे हो इस बात को? पहले माध्यम के रूप में किसको लेंगे आप? निर्वात या वायु। और दूसरा माध्यम वो लोगे जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कनाडा बालसम नामक जो सिलिका उसका अपने को अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो निर्वात से प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश कराएंगे तो निर्वात के सापेक्ष उसका क्या ज्ञात हो जाएगा? अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। आपको किताब के अंदर एक टेबल दे रखी है, जरा उस टेबल पर नजर डाल के देखें। भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक दे रखा है पेज संख्या 164 पर। सबसे पहले वायु का अपवर्तनांक दे रखा है। किसका अपवर्तनांक दे रखा है? वायु का 1.0003। कितना है? 1.0003। इसी प्रकार से बर्फ का है 1.31। जल का है कितना? जल का अपवर्तनांक क्या है? 1.33। प्रश्न आता है कई बार। अल्कोहल का क्या है? 1.33।
1.36, केरोसिन का क्या 1.44, असंगलित क्वार्ट्ज का कितना है 1.46, तारपीन के तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, ब्राउन कांच का है 1.52, इसी प्रकार से कनाडा बाल्सम का है 1.53, खनिज नमक का क्या है 1.54, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है CO2 का, CO2 क्या है 1.63, इसी प्रकार से सघन फ्लिंट कांच का क्या है 1.65, रूबी जिसको हम मणि कहते हैं मणि का है 1.71, नीलम का है 1.77 और हीरे का अपवर्तनांक क्या है जरा देखिएगा बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर जब हम वायु का अपवर्तनांक और हीरे का अपवर्तनांक देखें, वायु का लगभग 1 है, लगभग क्या है 1 है। जब इन दोनों का देखें तब हमें कुछ ऐसा मालूम चलता है कि जो माध्यम जितना कठोर या सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। वायु विरल होती है ना, वायु के अंदर आराम से प्रकाश की किरण चलती है। हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, हमने पढ़ा था चौथे पार्ट के अंदर। हीरा जो कि कार्बन का अपर रूप होता है, जिसके अंदर कार्बन की चतुष्कोणीय त्रिविम जालक संरचना होती है। कार्बन और कार्बन 4 अबंध बना करके जाल का निर्माण करते हैं। तो जब हीरे की बात करते हैं बहुत कठोर होता है, इसकी इतनी जटिल संरचना होती है, इसी वजह से हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है 2.42। जो माध्यम जितना सघन है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा है। समझ गए ना? यहाँ वायु का, जल का और मैंने जो यहाँ लिखे हैं इनको तो जरूर आप याद रखना। वायु का कितना 1.0003, जल का क्या 1.33 और हीरे का क्या है 2.42। याद रख लोगे ना, पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अपवर्तनांक का टॉपिक यही समाप्त होता है। समझ में आया ना? और इनका ये अपवर्तनांक ज्ञात किसके सापेक्ष किया हमने? निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष किया? निर्वात से प्रकाश की किरण इनके अंदर प्रवेश कराई और हमने अपवर्तनांक ज्ञात किया प्रकाश की किरण की चाल या वेग के आधार पर। ठीक है ना? प्रकार से हमने परावर्तन के लिए गोलीय दर्पण यूज में लिए थे ना। और गोलीय दर्पण में 2 दर्पण देखे थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और उनसे हमने भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण समझा था। यहाँ अपवर्तन के अंदर हमें लेने होंगे गोलीय लेंस। क्या लेने होंगे? गोलीय लेंस लेने होंगे और लेंस के द्वारा हमें अपवर्तन को समझना होगा और लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण समझना होगा। हम यहाँ लेंस की चर्चा करते हैं, ध्यान दें इधर। लेंस भी 2 प्रकार के, हालांकि लेंस के बाहरी वक्रीय साइज के आधार पर या इसका वक्रीय तल या फिर इसका जो बाहर वाला गोलाकार तल है इसके आधार पर बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपको केवल ये 2 ही ध्यान में रखने हैं। जो मैंने पहला चित्र बनाया है, इस लेंस के अंदर उभरे हुए तल है बाहर की तरफ। इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं इसको? उत्तल लेंस। वहां पर भी यही था ना, दर्पण के अंदर उभरा हुआ तल था, परावर्तक तल उभरा हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा था? उभरा तल, ऊ से उत्तल। ठीक है ना? और जो अंदर धंसा था परावर्तक तल, अंदर धंसा है, ऐसे अवतल। ठीक है ना? ठीक यहाँ पर अंदर की तरफ धंसे तल है, तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। आप दिमाग के अंदर इस बात को सेट कर लीजिएगा। वहां जो उत्तल दर्पण काम कर रहा था, 2 स्थितियां थी, यहां पर ठीक ठीक वैसा काम कौन करेगा? अवतल लेंस। इसकी 2 स्थितियां होगी। वहां पर अवतल दर्पण की कितनी स्थितियां थी? 6। किरणों को मिला रहा था, इसलिए उसको अभिसारी कहा था। यहाँ पे किरणों को मिलाने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस। कौन करेगा? वहां अवतल अभिसारी था, यहाँ उत्तल अभिसारी है। अभिसारी क्यों है? क्योंकि ये किरणों को मिलाएगा। वहां पे उत्तल दर्पण अपसारी था, क्योंकि ये किरणों को प्रसारित कर रहा था। यहाँ पे ये
प्रभावशाली होगा, क्योंकि यहाँ किरणों को कौन प्रसारित करेगा? अवतल लेंस। ठीक है ना? वहां पर वास्तविक फोकस बिंदु किसमें प्राप्त हुआ था? अवतल दर्पण के अंदर, क्योंकि ये वास्तव में किरणों को मिला रहा था, इसलिए अभिसारी कहा था। यहाँ वास्तव में किरणों को कौन मिलाएगा? उत्तल लेंस। इसलिए यहाँ वास्तविक फोकस किसमें होगा? उत्तल लेंस में। वहां पर आभासी फोकस किसका था? उत्तल दर्पण का। यहाँ आभासी फोकस किसका होगा? अवतल लेंस का। समझ गए ना? अब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आता है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। क्या आता है टॉपिक? लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक वैसी परिभाषाएं जैसी हमने दर्पण के लिए पढ़ी थी ना। सबसे पहले ध्रुव आया था, फिर क्या आया था? वक्रता केंद्र, फिर क्या आया था? वक्रता त्रिज्या, फिर क्या था? मुख्य अक्ष, फिर क्या था? मुख्य फोकस, फिर क्या थी? फोकस दूरी। पढ़ी थी ना? ठीक ऐसी परिभाषा यहां होगी। बाकी सारे नाम वही है, केवल ध्रुव की जगह यहां पर प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। तो पहली परिभाषा आती है किसकी? प्रकाशिक केंद्र की। वहां ध्रुव को हमने P से लिखा, यहां प्रकाशिक केंद्र को किससे लिखेंगे? O से। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या है? इधर ध्यान दें। ये मैंने दोनों लेंस बना दिए ना। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु, प्रकाशिक केंद्र कहां है? लेंस के भीतर है। भीतर स्थित वह बिंदु जो लेंस के ऊर्ध्व तथा ऊर्ध्व यानी खड़ा, ठीक है ना? लेंस के ऊर्ध्व तथा क्षितिज दोनों तलों का कटान होता है। ऊर्ध्व तथा क्षितिज दोनों का क्या है? कटान है। जो ऊर्ध्व मध्य अक्ष है और क्षितिज मध्य अक्ष है, उनका जो कटान होता है, ऊर्ध्व मध्य जो आपको लाइन दिख रही है और क्षितिज वाली जो मध्य लाइन दिख रही है, इन दोनों का जो कटान होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो ये O है। ये क्या है? O है। दूसरी परिभाषा आती है प्रकाशिक केंद्र के बाद में वक्रता केंद्र। क्या आती है? वक्रता केंद्र C। ठीक वैसे ही यदि हम गोलीय तल को पूरा गोला मान लें, क्या मान लें? तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस लेंस के लिए क्या होगा? वक्रता। लेकिन जरा इधर देखिएगा, इसके तो दो गोलीय तल है, उधर भी है इधर भी है ना? तो वक्रता केंद्र इधर भी हम ले सकते हैं, इधर वाले तल का इधर की तरफ वक्रता केंद्र होगा। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से इस लेंस के लिए भी इधर की तरफ भी गोलीय तल है, उधर की तरफ भी गोलीय तल है। तो जो गोलीय तल है उसको हम पूरा गोला मान लें, तो गोले का जो केंद्र होगा वो लेंस के लिए क्या होगा? वक्रता केंद्र। अगली परिभाषा क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक वैसी ही जैसी परिभाषा हमने दर्पण के लिए पढ़ी थी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखेंगे? R से। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। समझ गए ना? अगली परिभाषा आती है नंबर 4, मुख्य अक्ष। क्या आती है? मुख्य। ठीक वैसे ही वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाकर सीधी आगे बढ़ने वाला रेखाखंड क्या कहलाता? मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। समझ गए? अगली परिभाषा आती है नंबर 5, मुख्य फोकस F, बड़ा F। मुख्य फोकस बड़ा F। परिभाषा ठीक वैसे ही यदि प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लाया जाए, यदि प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लाया जाए तो वो जहां से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या यूं कहते हैं जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यहां जो उत्तल दर्पण है
इसके अंदर किरणें वास्तव में मिलेगी, ये मिली देखो यहां पर। तो इसका फोकस बिंदु कैसा प्राप्त हुआ? वास्तविक। कैसा प्राप्त हुआ? वहां पे वास्तविक फोकस बिंदु किसका था? अवतल दर्पण का। यहां वास्तविक फोकस किसका है? उत्तल लेंस का। समझ गए ना? अब इसकी बात करें तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर गई, लेकिन ये वाली किरणें क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रसारित हो जाएगी, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। लेकिन इन किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, किधर बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तब ये यहां मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासित होती है। इसलिए इसका जो फोकस बिंदु है वो कैसा फोकस बिंदु है? आभासी या काल्पनिक। समझ गए ना? वहां आभासी या काल्पनिक किसका था? उत्तल दर्पण का। यहां आभासी किसका है? अवतल लेंस का। ठीक है ना? अगली परिभाषा आती है फोकस दूरी। नंबर 6 पर क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल f। परिभाषा ठीक वैसे ही प्रकाशीय केंद्र O से फोकस बिंदु F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ध्यान दें इधर, यहां फोकस दूरी ये F, प्रकाशीय केंद्र O और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी। जरा मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ये वाली फोकस दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। बताइए नहीं काटती चिन्ह परिपाटी, यहां पे भी वही काम आएगी। प्रकाश की दिशा में हम जाएंगे ना, प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापने के लिए प्रकाशीय केंद्र से यहां जाएंगे उधर की तरफ, तो प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं ना, तो यहां फोकस दूरी किस में है? धनात्मक में। यहां जब हम बात करेंगे फोकस दूरी की तो वापस आएंगे प्रकाश की विपरीत दिशा में, इसलिए यहां फोकस दूरी किस में है? ऋणात्मक है। ठीक है ना? दर्पण के लिए हमने क्या पढ़ा था? दर्पण के लिए हमने पढ़ा था फोकस दूरी सदैव त्रिज्या की क्या होती है? आधी। यहां पर लगभग बीच में आता है, लेकिन फिक्स बीचों बीच फोकस बिंदु प्राप्त हो कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए आप कतई मत समझना कि यहां फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, लगभग आधी होती है। लगभग क्या है? आधी। कंप्लीटली आधी नहीं होती। बिल्कुल आधी होने का केवल और केवल किसमें नियम लागू होता है? दर्पण के अंदर, लेंस के अंदर नहीं होता। समझ गए ना? लेंस की परिभाषाएं हो गई। अब हम पढ़ते हैं लेंस के अपवर्तन के नियम। लेंस के अपवर्तन के नियम। मैंने आपको अपवर्तन के 3 नियम पढ़ाए थे, अभी पढ़ाए थे ना? यहां पर क्या पढ़ाया था? पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तल बिंदु समान होते हैं। दूसरा नियम जिसको हमने स्नेल का नियम कहा था, क्या पढ़ा था? आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण का ज्यामान तथा अपवर्तन कोण का ज्यामान का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर होता है। और तीसरे नियम की शायद चर्चा नहीं की थी ना? बता देता हूं। तीसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आए, बिना किसी कोण के साथ आए, तो बिना विचलन हुए सीधी निकल जाती है। यहां आ जाता है लेंस के अपवर्तन के नियमों की जब चर्चा करते हैं, तो मैंने दोनों लेंसों के यहाँ पे चित्र बना दिए। देखिएगा इधर, ऊपर वाला कौन सा लेंस है? बताइए कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये भी क्या? वक्रता केंद्र। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये वक्रता केंद्र। इधर की तरफ भी चलो वक्रता केंद्र मान लेता हूं। प्रकाश की किरणें सदैव हम चाहे लेंस दर्पण के चित्र देखे थे उस समय भी हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ किरणें डाली। यहां पे भी हम किधर से किधर डालेंगे? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। वहां पर भी हमने परावर्तक तल को हमने इधर की तरफ रखा, यहां पर भी हम अपवर्तक तल को इधर की तरफ रखेंगे। समझ गए ना? चलिएगा, पहला नियम बता रहा हूं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए,
जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? फोकस बिंदु से। कहां से गुजर जाती है? फोकस बिंदु से। पढ़ा है ना, फोकस बिंदु की परिभाषा प्राप्त की थी, तब यही तो कहा था ना कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जिस बिंदु से गुजरती है या मिलती है उस बिंदु को फोकस कहा, यही कहा था ना। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब हमेशा कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, नियम नंबर पहला। और इसमें गुजरेगी नहीं, फोकस में, यहां फोकस से गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी, यहां गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहां आभासी फोकस था। समझ गए ना? दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा, यदि प्रकाश की किरण को फोकस से लाया जाए, कहां से लाया जाए? किरण तो इधर से आ रही है, किरण तो इधर से आ रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि यहां पे कहां से आ रही है किरण? फोकस से। तो किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जस्ट पहले नियम का उल्टा, यानी किरण आ कहां से रही है? फोकस से। कहां से आ रही है? अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गए ना? पहला नियम, समांतर आए मुख्य अक्ष के तो फोकस से गुजर जाएगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरे नियम में यदि फोकस से आए या आती हुई प्रतीत हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण सीधी कहां गिरे? प्रकाशिक केंद्र पर, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तीसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश की किरण सीधी कहां गिरे? प्रकाशिक केंद्र पर, तो बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल जाती है। तो ये नियम नंबर पहला, नियम नंबर दूसरा और ये हो गया नियम नंबर तीसरा। समझ में आया ना? यहां आगे हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। उस समय हम पहला और तीसरा नियम काम में लेंगे, ठीक वैसे जैसे दर्पण के लिए भी हमने पहला और तीसरा नियम काम में लिया था ना। यहाँ पे भी हम पहला और तीसरा नियम काम में लेंगे। आगे आते हैं हम गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। यहां कितने लेंस की चर्चा की हमने? 2 लेंस। पहला कौन सा? उत्तल लेंस। यहां पर उत्तल लेंस के द्वारा कितनी स्थितियां देखेंगे हम? 6। दर्पण में हमने किस दर्पण से देखी? अवतल दर्पण से। यहां ठीक वही स्थितियां। नंबर 1, वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर। कहां है? और बता चुका हूं, अनंत से सदैव प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के कैसे आती है? समांतर। ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F। यहां C को हम 2F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2F, क्योंकि लगभग इसके बराबर 1F और हो गया, तो है ना। तो यहां पर कभी आ जाए C की जगह 2F लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे दूसरी स्थिति देखेंगे, C से परे या अनंत और C के मध्य, पढ़ेंगे ना हम इसके बाद में। वहां पे ऐसा लिखा आ जाए 2F से परे या अनंत और 2F के बीच, तो 2F का मतलब C होता है। अनंत से सदैव प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और समांतर आने वाली किरणें सदैव कहां से गुजरती है? पहले नियम के अनुसार कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। इसलिए यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? F पर। वास्तव में मिली है ना, तो कैसा बनेगा? और वास्तविक सदैव कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक सदैव कैसा होता है? उल्टा। और यहां पर प्रतिबिंब की साइज क्या होगी? बिंदु नुमा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति आ जाती है F पर, प्रतिबिंब की प्रकृति आ जाती है वास्तविक और उल्टा, और साइज हो जाती है कैसी? बिंदु नुमा, या यूं कहते हैं वस्तु से बहुत छोटा।
नंबर 2, वस्तु को थोड़ी नजदीक ले आओ। अब वस्तु नजदीक कहां आएगी? अनंत व सी के मध्य, या यूं कह दें सी से परे। देखिएगा कौन सा लेंस है ये? उत्तल। ये क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। वस्तु कहां है? सी से परे, सी के बाहर रखती। 2 नियम बताए मैंने, पहला और तीसरा काम में लेना है। पहला नियम क्या कहता? वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहां से? अपवर्तन के पश्चात जाएगी, फोकस से। तीसरा नियम क्या बताया? सीधी प्रकाश की किरण कहां गिरेगी? प्रकाशिक केंद्र पर। और सीधी प्रकाशिक केंद्र पर गिरती वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल जाती। किरणें कहां मिली? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब की जो व्याख्या करेंगे, सबसे पहले स्थिति सी व एफ के बीच प्रकृति कैसी है? वास्तविक। और वास्तविक सदैव कैसा होता है? उल्टा। और वस्तु है ये साइज की, प्रतिबिंब है ये साइज का, तो ये जो साइज h कहलाती है, ये साइज h डैश कहलाती है। तो यहां पर वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा। वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? छोटा। पर आगे नंबर 3, तीसरी स्थिति के अंदर वस्तु और नजदीक आ जाएगी। अब वस्तु कहां आ जाएगी? सी पर। कहां आ गई? सी पर। देखो इधर, ये उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु एफ, ये सी, ये एफ और ये सी। वस्तु कहां आ गई? सी के ऊपर, वक्रता केंद्र के ऊपर है। पहले नियमानुसार प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से लौट जाएगी? फोकस से। तीसरे नियमानुसार सीधी जाएगी कहां पर? प्रकाशिक केंद्र पर। बिना विचलित हुए सीधी आगे, बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल गई। तो यहां पर कहां गिरी? प्रकाशिक केंद्र पर। बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल गई। कहां मिली किरणें? सी पर। कहां मिली? सी पर। तो आपने क्या देखा? वस्तु जब सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर। वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक सदैव कैसा होता है? उल्टा। वस्तु के बराबर आकार का। वस्तु के। तो इन 3 स्थितियों के अंदर हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। दूर जा रहा है ना? वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहां बना? एफ पर। वस्तु सी से परे है, प्रतिबिंब कहां बना? एफ और सी के मध्य। वस्तु सी पर आई, प्रतिबिंब भी कहां चला गया? सी पर। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही, प्रतिबिंब की साइज बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही है ना? बिंदुनुमा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन वस्तु से छोटा है अभी तक। लेकिन सी पर आई तो वस्तु के क्या हो गया? बराबर। अगली कंडीशन में आप अनुमान लगाओ जरा, प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? और आगे कहां चला जाएगा? सी से परे। और वस्तु से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब दूसरी स्थिति की उल्टी स्थिति आएगी, जस्ट इसकी उल्टी। यहां वस्तु सी से परे थी, प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में। अब वस्तु लेंगे सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब चला जाएगा सी से परे। तो नंबर 4, वस्तु कहां है? सी व एफ के मध्य। देखो ये उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहां है? सी व एफ के बीच में। पहले नियमानुसार प्रकाश की किरण गई सीधी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तीसरे नियमानुसार प्रकाश की किरण सीधी कहां गई? प्रकाशिक केंद्र पर। बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल गई।
किरणें कहाँ मिली बताओ जरा, सी से परे। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से परे, या कहते हैं अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा जरा बताइएगा, वस्तु से बड़ा है। समझ गए ना, वस्तु की साइज ये है, प्रतिबिंब की साइज ये है। ठीक है, अगली पांचवी कंडीशन, कंडीशन नंबर, अब वस्तु कहां आ जाएगी, एफ पर। कहां आ जाएगी, और एफ पर वस्तु का प्रतिबिंब कब बना, जब वस्तु कहां थी, अनंत पर। तो जब वस्तु एफ पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, अनंत पर। पहली स्थिति की जस्ट उल्टी है। ये हमने उत्तर लेंस बना दिया, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहां है, कहां है, एफ पर। पहले नियम अनुसार प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर गई, कहां से गुजरेगी, फोकस से। तीसरे नियम अनुसार प्रकाश की किरण कहां गई, सीधी प्रकाशीय केंद्र पर, बिना विचलित हुए सीधी आगे निकल गई। अब ये वाली जो किरणें हैं मिलेगी जरूर, मिलती हुई अपने को लग रही है थोड़ी थोड़ी, और मिलेगी ठेठ जाकर के यहाँ पर, समझ रहे हो ना। और यह वाली स्थिति इस लेंस के लिए क्या होगी, अनंत। क्या होगी, मिलानी नहीं है आपको। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। कैसा होगा, वास्तविक, और कैसा, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। समझ गए। छठी कंडीशन, हमने अवतल दर्पण में भी 6 स्थितियां देखी थी ना, उस समय हमने छठी स्थिति अन्य स्थितियों से भिन्न देखी थी ना। बाकी सारी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बने थे, छठी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था ना। यहाँ पे भी आभासी बनेगा, लेंस से पहले बनेगा। दर्पण में आभासी दर्पण के पीछे होता है, और लेंस में आभासी पहले होता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो अगली कंडीशन आती है एफ व ओ के मध्य। चलिएगा, एफ और ओ के मध्य, ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल। यहां पे इसका ये प्रकाशीय केंद्र ओ हो गया, ये फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहां स्थित है, एफ और ओ के मध्य। पहले नियम अनुसार प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। तीसरे नियम अनुसार सीधी कहां गई, प्रकाशीय केंद्र पर, बिना विचलित हुए आगे निकल गई। जरा यहां विचार करें, क्या ये किरणें आगे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। और जब नहीं मिलती है तो हम आभासी रूप से पीछे बढ़ाते हैं वापस। चलिएगा, इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये किरणें यहां मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो किरणें लेंस से पहले मिली, वास्तव में नहीं मिली ना। तो यहां पर लिखेंगे लेंस से पहले, लेंस से पहले। वास्तविक है का आभासी, आभासी, और आभासी सदैव कैसा होता है, सीधा। और वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु से बड़ा। अब आप इस पर विचार करें कि जब मैं इस लेंस को इस कंडीशन में उपयोग में लेना चाहूं तो बिल्कुल ले सकता हूं। लेते हैं हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर, और जो ज्योतिष होता है हाथ की रेखाएं देखने के लिए, इस लेंस को इस यूज के अंदर लेता है। वस्तु को हम उत्तर लेंस की किस कंडीशन में फिक्स करते हैं, O और F के बीच में। और जब O और F के बीच में जो वस्तु होती है लेंस के, तब वो ही वस्तु बड़ी होकर दिखती है और सीधी दिखती है। समझ गए ना, इतनी सी जो चींटी होती है ना, वो इतनी बड़ी होकर के दिखेगी, है ना। और यहाँ पर इस लेंस का यही उपयोग है, अपने नजदीक की जब नजर कमजोर होती है, किसी व्यक्ति को अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम, जिसको दूरदृष्टि परास कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, उत्तर लेंस। नजदीकी वस्तु जब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब उसको स्पष्ट दिखाई देने के लिए उस वस्तु को बड़ा करके दिखाना होता है।
ठीक है ना। तो उसके लिए उसको कौन सा लेंस चश्मे में लगाना होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। चलिएगा, तो ये हो गई उत्तल लेंस की 6 स्थितियां। कोई डाउट? समझ में आ गया? आगे लेते हैं हम दूसरा लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। पहले ही कह चुका हूं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंबों की निर्माण की कितनी स्थितियां होगी? 2 स्थितियां। कितनी स्थितियां? वहां उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां थी, यहां अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, वस्तु कहां है? अनंत पर। कहां है? अनंत पर। ये कौन सा लेंस लिया मैंने? ये क्या है इसका मुख्य? ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये इसका मुख्य फोकस F, ये हो गया वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। और अनंत से सदैव प्रकाश की किरणें कैसी आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में नहीं गुजरेगी, आभासित रूप से गुजरती हुई लगेगी अपने को, क्योंकि किरण यहाँ पे प्रसारित हो गई। और जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना, कहां पर बना? F पर। आभासी है कि वास्तविक? आभासी सदैव कैसा होता है? सीधा। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा? वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा, जिसको हम क्या कहते हैं? बिंदु नुमा। क्या कहते हैं? समझ गए? अगली दूसरी कंडीशन आती है, वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर रख दो। अनंत के अलावा कहीं पर। इधर देखिएगा, कौन सा लेंस है ये? अवतल। ये क्या है इसका प्रकाशीय केंद्र? O। ये क्या है इसका मुख्य अक्ष? मैंने वस्तु को चलो यहां रख दिया, मैंने कोई स्थिति फिक्स नहीं रखी है। यहाँ ये F है, ये इसका C है, इधर की तरफ चलिएगा, ये मान लिया F है। जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि पहले नियम के अनुसार फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी ना। तो पहले नियमानुसार प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, फैल गई, लेकिन जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। और तीसरे नियमानुसार सीधी कहां जाएगी? प्रकाशीय केंद्र, बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी। कहां पे किरणें मिलती हुई दिख रही है अपने को? F और O के मध्य। तो ये लेंस से पहले बनेगा। लेंस से जो पहले बनता है वो आभासी होता है ना। यहाँ इसमें भी देखा, इसमें भी देखा, इसमें भी देखा। और दर्पण में पीछे की तरफ बनता है तो आभासी होता है। तो F व O के मध्य बना। आभासी है कि वास्तविक? आभासी। और आभासी सदैव कैसा होता है? सीधा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा? वस्तु से छोटा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमने ये देखी है कि जो वस्तु दूर थी वो नजदीक आ गई। समझे? इधर वस्तु इतनी दूर थी, वो कहां आ गई? नजदीक। और यही उपयोग होता है जब व्यक्ति की नजर कमजोर होती है, दूर वाली, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर की नजर जब कमजोर होती है, दूर की वस्तु जब स्पष्ट नहीं दिखती है, तो उसको कौन सा लेंस लगाते हैं चश्मे में? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, ताकि वो दूर वाली वस्तु को क्या कर दे? नजदीक ले आए। कहां ले आए? और नजदीक की तो उसको दिखती है। समझ गया ना? अवतल लेंस केवल और केवल क्या करता है? दूर वाली वस्तु को नजदीक ले आता है। समझ गया ना? तो यहाँ पर अगले पार्ट में वापस इन चीजों को देखेंगे हम कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और उनका निवारण किस लेंस के द्वारा होता है। पूछूंगा आपको, उस समय वापस मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूरदृष्टि दोष, जिसके अंदर नजदीक की नजर कमजोर होती है, कौन सा लेंस लगता है? उत्तल। निकट दृष्टि दोष, जिसके अंदर दूर की नजर कमजोर होती है, कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। अब यहां पर एक आती है लेंस की समता। क्या आती है? लेंस की समता। यानी जो लेंस है उसकी क्या समता है, जिसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर P। लेंस की समता होती है हमेशा फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f। 1/f
एफ, और इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है भाई? डायप्टर। थोड़ा सा यहाँ नोट कर लें, आपने जाना है कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। इसलिए उत्तल लेंस की समता भी धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की क्षमता किसमें आएगी? धनात्मक में। और अवतल लेंस की क्षमता किसमें आएगी? ऋणात्मक में। किसमें आएगी? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी किसमें आएगी? 1/f करेंगे, ये जब ऋणात्मक होगा तो पूरा मान ऋणात्मक ही आएगा ना। तो आप कभी सुनते होंगे डॉक्टर के पास गया, माइनस में इतने नंबर आए आंख के, प्लस में। वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आंख के नंबर आते हैं ना, वो उसकी दृष्टि दोष के मापन होता है कि ये जितना नंबर आया ना उतनी क्षमता का लेंस चाहिए। यदि पॉजिटिव का नंबर आ रहा है इसका मतलब उसको कौन सा लेंस लगाना होगा? क्योंकि क्षमता पॉजिटिव किसकी आती है? उत्तल की। और नेगेटिव में आता है इसका मतलब कौन सा लेंस लगेगा? अवतल, क्योंकि अवतल की क्षमता किसमें होती है? नेगेटिव में। और क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। क्या है? डायप्टर। ठीक है ना। अब दो टॉपिक और रहे हैं। जिस प्रकार से दर्पण से संबंधित हमने सूत्र देखे थे, देखा था ना दर्पण सूत्र, वापस लिख के बताता हूं जरा, आप देखो। दर्पण का मैंने सूत्र क्या लिखा, देखो यहां पर मैं खाली जगह में लिख रहा हूं। दर्पण सूत्र क्या बताया था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। इसी प्रकार से लेंस का सूत्र होता है। हाँ, बस एक चिन्ह का चेंज करना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझ गए? और वही चीज है यहां पर भी। यहां v क्या है? o से प्रतिबिंब की दूरी। o से प्रतिबिंब की, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब कितना दूर है वो क्या है? v। u क्या है? o से बिंब की दूरी। बिंब क्या है? वस्तु। बिंब क्या है? हाँ, तो वस्तु की o से कितनी दूरी है? f क्या है? लेंस की फोकस दूरी। समझ गए ना। और इनकी दूरी का मापन वही कार्तीय चिन्ह परिपाटी से बताया था ना मैंने आपको। यदि ये प्रकाश की दिशा में जाए, ये मान लिया प्रकाश की दिशा है, प्रकाश की दिशा के अंदर हम दूरी मापें, और दूरी का मापन कहां से करना है? दर्पण में तो कहां से करना है? ध्रुव P से। और लेंस में कहां से करना है? प्रकाशीय केंद्र O से। यदि प्रकाश की दिशा में करेंगे तब तो दूरी किस में होगी? पॉजिटिव में। इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में बताई थी मैंने, धनात्मक बताई थी। और यदि प्रकाश की दिशा की विपरीत हो तब दूरी किस में होगी? नेगेटिव में। इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में बताई आपको? ऋणात्मक में। और यदि ऊपर की तरफ हाइट मापें तब हाइट क्या होगी? प्लस में। और यदि नीचे की तरफ मापें तो किसमें होगी? माइनस में। यहां पे बात करें हम उत्तल लेंस की, जो 6 स्थितियां देखिए, 6 स्थितियों में 5 स्थितियां ऐसी है जहां पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में है। यहां भी उल्टा है, यहां भी उल्टा है, यहां भी उल्टा, यहां भी उल्टा, यहां भी उल्टा। उल्टा है ना। उल्टा यानी ऊंचाई क्या है? माइनस में। केवल एक स्थिति है जहां पर ऊंचाई क्या होगी? प्लस के अंदर। समझ गए ना। और अवतल लेंस के अंदर तो चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, यहां दोनों में सीधा है ना, तो यहां पर माइनस में नहीं होगी, प्लस में। सीधा है ना, सीधी ऊंचाई किसमें होगी? प्लस के अंदर। लेंस की आवर्धन, लेंस की आवर्धन, दर्पण का आवर्धन क्या बताया था मैंने? m बराबर -v/u बराबर क्या था? h'/h। यहां पर भी आवर्धन m बराबर v/u बराबर होगा h'/h। ठीक है ना। यहां h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? और h क्या है? वस्तु या बिंब की ऊंचाई। यदि सीधा है तो प्लस में आएगी, उल्टा है तो माइनस में। समझ गए ना। तो यहां पर हमने इस पाठ को कंप्लीटली और विस्तारित रूप से पूरा पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस 9वें पाठ के अंदर
ए टू लेकर जेड तक जानकारी प्राप्त की है। प्रकाश की दोनों घटनाओं को, परावर्तन और अपवर्तन को हमने विस्तारित रूप से पढ़ा। मैं आशा करता हूं आपको यह लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कल 10वें अध्याय को, और 10वां अध्याय रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।